नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो हंगामा है क्यों बरपा, इसमें आपका स्वागत है। और ये सवाल इसलिए क्योंकि आप देखिए कि पिछले कुछ दिनों में कमोडिटी मार्केट को लेकर, खास करके एग्री मार्केट को लेकर कई सारे एक्शन हुए हैं। पहले गेहूं एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगी, उसके बाद चीनी एक्सपोर्ट पर सख्ती बढ़ाई गई और अब चावल की भी बात हो रही है। महंगाई को लेकर जिस तरह से दुनिया भर में हाहाकार मचा है, ऐसे में एक बड़ा एक्शन महंगाई को कम करने के लिए लिया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो ये एक्शन लिया जा रहा है, इस पर दो तरह की राय आ रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, ऐसे मूड माहौल में ज़रूरी है कि इस तरह की सख्ती बढ़ाई जाए। लेकिन एक तबका ऐसा भी है जिनका कहना है कि इस तरह से एक्सपोर्ट पर चाबुक चलाना ठीक नहीं है, इससे मार्केट का सेंटिमेंट खराब होता है। इस तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर ग्राउंड रियलिटी क्या है। जो एक्सपोर्ट पर पाबंदी या सख्ती लगाई जा रही है, बढ़ाई जा रही है, क्या उसकी ज़रूरत इस वक्त है, थी? और अगर एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई गई है जिस मकसद से कि सप्लाई बनी रहे, दाम कम हो, क्या उस मकसद में कामयाबी मिल पाएगी? इसी पर हम डिटेल में बातचीत करेंगे। और बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं एससी गर्ग साहब, जो कि पूर्व वित्त सचिव हैं। हमारे साथ संदीप सबरवाल हैं, सीईओ हैं एसएलसीएम के। और आलोक सिन्हा भी होंगे, पूर्व चेयरमैन एफसीआई के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गर्ग साहब, पहला सवाल सर आपसे यही, क्योंकि आज की हमारी थीम यही है कि हंगामा है क्यों बरपा। मतलब ये जो कदम उठाए गए हैं, इसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, दो पक्ष में भी और विपक्ष में भी। आपका कमेंट क्या होगा सर, एक एक्सपर्ट के तौर पर? आपको लगता है कि इस वक्त गेहूं एक्सपोर्ट पर पाबंदी या चीनी के एक्सपोर्ट पर सख्ती ज़रूरी है ऐसे मूड माहौल में? देखिए, जब भी कंज्यूमर प्राइसेस और स्पेशली फूड प्राइसेस जब बढ़ती हैं तो हंगामा शुरू हो जाता है। हमारे यहाँ पे शयन शक्ति इसके लिए बहुत कम है। चाहे प्याज के दाम बढ़े, चाहे शुगर के दाम बढ़े, चाहे किसी और चीज़ के, सब्जियों के दाम बढ़े। तो ये तो मुझे कतई अननेचुरल नहीं लगता कि ऐसी स्थिति जब हमारा कंज्यूमर इन्फ्लेशन करीब करीब 8% हो गया, और फूड साइड में स्पेशली वेजिटेबल्स के दाम में, एडिबल ऑयल के दाम में, मसालों के दाम में बहुत तेजी आई, करीब 14-15%। इन तीनों मुद्दों को अगर इकट्ठे ले लें, और सीरियल में भी जिसके आप जिक्र कर रहे हैं, गेहूं वगैरह का, उसमें भी तकरीबन महंगाई पिछले महीने जो है वो करीब 8% हो गई। तो ये तो निश्चित है। और जब भी ऐसी स्थिति आती है तो लोग तुरंत ये देखते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार के कारण से ये महंगाई बढ़ती है। जबकि ऐसा है नहीं कि सरकार के कारण से महंगाई ज्यादा बढ़ती है। लेकिन अगर सरकार को ये दिखती है कि सरकार कुछ नहीं कर रही, तो निश्चित रूप से सरकार पे ज्यादा ब्लेम आने लगता है। और ऐसी स्थिति में सरकार फिर ये सब कदम उठाती है, दिखाती भी है कि हम तो देखिए बैन लगा रहे हैं ताकि डोमेस्टिक सप्लाई बढ़े और दाम कमजोर हो। उसी दृष्टिकोण से कई सारे जो ऐसे कदम अभी उठाए हैं, वो लगता है कि जैसे एडहॉक जल्दबाजी में लिए हुए, कोई लंबी सोच या दूरी की सोच से उठाए हुए नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पे गेहूं का ही, तो गेहूं हमारे पास बहुत है, हम सरप्लस में हैं, और दुनिया में टेम्पररी शॉर्टेज है क्योंकि रशिया की और यूक्रेन की सप्लाई गेहूं की नहीं आ रही है। ठीक है, चावल में वो प्रॉब्लम नहीं है। तो ये टेम्पररी शॉर्टेज का हमें एडवांटेज लेना चाहिए था, हमारे किसानों को थोड़ा सा दाम और बेहतर मिल जाता। तो मुझे नहीं लगता कि ये कदम जो उठाया था बैन लगाने का, वो देश के किसानों के और कंज्यूमर के हित में। कंज्यूमर को तो वैसे ही आपको मालूम है कि सारे खाद्यान्न स्पेशली जो हैं, सीरियल्स जो हैं, वो आप पीडीएस के जरिए फ्री में 10-10 किलो प्रति व्यक्ति दे रहे हैं। तो गरीब को या किसी को बाजार से खरीदने की तो कोई खास जरूरत भी नहीं पड़ती। तो जो भी दाम बढ़ रहे थे, तो आई थिंक ये कदम थोड़ा जल्दबाजी में, फिर बीच में ये आया कि शायद चावल पे भी लगाएंगे या शुगर पे भी लगाएंगे। शुगर पे तो कर ही दिया कुछ रिस्ट्रिक्शन। उस रिस्ट्रिक्शन में लोगों को अब लाइसेंस लेना पड़ेगा, जाके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, करप्शन भी बढ़ेगा।
और हमारे पास सरप्लस में शुगर है, अभी भी 10 मिलियन टन की सप्लाई तो हम जाने देंगे, लेकिन हर एक सब एक्सपोर्ट को आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो आई थिंक कुल मिला के जो ये मेजर्स लिए गए हैं, इसमें इन्फ्लेशन पे तो मुझे कम लगता प्रभाव पड़ता, बट साथ ये जो सारी कृषि, हमारी जो कृषि इकोनॉमी है, कृषि अर्थव्यवस्था है, उस पे ज्यादा विपरीत प्रभाव मुझे पड़ता नजर आ रहा है। सर आप जो ये बात कह रहे हैं, मतलब ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि ये ठीक कदम नहीं है इस वक्त एक्सपोर्ट को इस तरह से रोकना या सख्ती बढ़ाना, लेकिन आपको नहीं, मतलब फिर, मतलब मैं आपसे जानना, चूंकि सर आप बहुत लंबे वक्त तक पॉलिसी का हिस्सा रहे हैं, तो फिर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि फिर सप्लाई बढ़ाने का तरीका क्या होगा। अगर मान लीजिए किसी कमोडिटी की सप्लाई, कई बार ये होता है कि मान लीजिए अगर एक्सपोर्ट पे बैन नहीं लगता गेहूं के एक्सपोर्ट पर, और मान लीजिए शॉर्टेज हो जाती, तब ये सवाल खड़े होते कि सरकार ने वक्त रहते फैसला क्यों नहीं लिया। तो अगर मान लीजिए एहतियातन कोई कदम उठाया जाता है वक्त रहते, फिर सप्लाई बढ़ाने का तरीका होगा क्या? सरकार के पास क्या ऑप्शन बचता है? 2007-8 की कहानी आप खुद जानते हैं सर, कि गेहूं हमें इंपोर्ट करना पड़ गया था। तो फिर ऐसे सिचुएशन से कैसे निपटा जाए? ये देखिए, आपको थोड़ी सी गहराई में एनालिसिस करनी पड़ेगी। हम ज्यादातर कमोडिटीज में, आज एग्रीकल्चर कमोडिटीज में सरप्लस में है। हमारे देश में जितना भी कंजम्पशन होता है, उससे ज्यादा हम ज्यादातर चीज का उत्पादन करते हैं, चाहे राइस हो, चाहे वीट हो, चाहे प्याज हो, चाहे मिल्क हो। ये ज्यादातर कमोडिटीज में हम एक्सेस प्रोड्यूसर हैं। कुछ कमोडिटीज में हम सरप्लस प्रोड्यूस नहीं करते, हम डेफिसिट में, जैसे एडिबल ऑयल से उदाहरण पे, पल्सेस का उदाहरण ले लीजिए। लेकिन सीजनल परेशानी, और या जैसे अभी गेहूं के केस में आया, इंटरनेशनल सिचुएशन के कारण से सीजनल वेरिएशंस आ जाते हैं। दीज आर नॉट परमानेंट, राइट। अब जैसे प्याज में है, प्याज में हम करीब 20-25% ज्यादा पैदा करते हैं हर साल, लेकिन फिर भी कुछ जब सीजन, जैसे बारिश में 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए प्याज की सप्लाई खराब हो गई, तो हम उसमें ये बैन लगाना शुरू कर देते हैं। तो एग्रीकल्चर कमोडिटीज में बैन लगाना आंसर नहीं है। और उस कमोडिटी में स्पेशली जिसमें हमारे पास परमानेंट सरप्लस है, उसमें हमें उस स्थिति का ध्यान में रखते हुए और ये एडवांटेज लेना चाहिए। तो आई डोंट थिंक कि ये जब स्थिति टेम्पररी खराब हो, उसी समय आप एकदम से बैन को रिजॉर्ट करें। आपको गेहूं में कतई बैन लगाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो मतलब आप कह रहे हैं कि चूंकि सरप्लस है तो ऐसे में बैन लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये तो एक बात हो गई कि हमारे पास कितना स्टॉक है और एक्सपोर्ट पर क्या हुआ, लेकिन कई बार ये होता है कि जो जानकारी हमारे पास होती है कि हाँ सप्लाई इतनी है, डिमांड के मुकाबले ज़्यादा है, सरप्लस है, ग्राउंड पे सिचुएशन कुछ और होता है। और ग्राउंड पर जो सप्लाई को मैनेज करते हैं वो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, एसएलसीएम के सीईओ संदीप सब्रवाल साहब। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप जरा बताएं सर कि आप तो ग्राउंड पर डील करते हैं कि कितना स्टॉक है गेहूं का, कितना स्टॉक है चावल का या बाकी कमोडिटी का। क्या वाकई ग्राउंड पर सिचुएशन बहुत कंफर्टेबल है? क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे थे कि बेशक आप आंकड़ों में देख लें कि स्टॉक है, लेकिन उसमें क्वालिटी बहुत जगह खराब है, बहुत जगह डैमेज हो गया है व्हीट। आप क्या ग्राउंड पर महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं सर? तो मित्रंजन जी, इसमें 3 बातें मैं बताना जरूरी समझता हूँ। पहली बात तो यह है कि हर कमोडिटी का मापदंड सेम नहीं होता। आप एक्सपोर्ट बैन की बात कर रहे हैं, चाहे चावल, चाहे शुगर या व्हीट, आप तीनों कमोडिटीज को एक तुलना में नहीं तोल सकते, क्योंकि इनके आंकड़े अलग हैं। और मैं आपको आंकड़े दूंगा, रादर देन ये बोलूं कि जी मेरा सुझाव ये है, आंकड़े आपको बताएंगे और आंकड़े हैं आपको ही सुझाव देंगे। अच्छा, व्हीट में इस साल हमारा प्रोडक्शन था 111 मिलियन मेट्रिक टन। हमारा औसत कंजम्पशन साल का 105 मिलियन टन होता है, जिसका मतलब है कि हम सरप्लस पे बैठे हुए हैं, 6 मिलियन मेट्रिक टन के सरप्लस पे बैठे हुए हैं आज की डेट में व्हीट में। मैं कैरी फॉरवर्ड स्टॉक, बफर स्टॉक की बात ही नहीं कर रहा हूं। इस 6 मिलियन टन में अब तक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन हुई है 1 मिलियन टन की, उसके बाद हमारा ये बैन लग गया है। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 6 मिलियन मेट्रिक टन जो हमारे पास सरप्लस पड़ा था, उसमें 1 मिलियन टन एक्सपोर्ट हो जाता है, तो 5 मिलियन मेट्रिक टन में हम फिर भी सरप्लस में हैं, जो कि 5% सरप्लस हुआ ओवर टोटल प्रोडक्शन। ये एक चिंताजनक बात हो सकती है। अगर आप देखें कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की कंजम्पशन बढ़ जाती है, नेक्स्ट क्रॉप ठीक नहीं आता है, तो क्या होगा? तो मे बी टू सम एक्सटेंट हम कह सकते हैं कि जी व्हीट पे टोटल बैन ना होने के लिए क्वांटिटी पे निर्धारित करना या उसको मापदंड करना जरूरी था। पर अगर यही आंकड़े मैं चावल पे देखता हूं तो ये बहुत बिल्कुल ही उल्टे आंकड़े हैं। चावल में हमारा प्रोडक्शन है 130 मिलियन मेट्रिक टन, हमारा कंजम्पशन है 107 मिलियन मेट्रिक टन।
23 मिलियन मेट्रिक टन मेरे पास एक तरह से एक्सप्रेस ज्यादा क्रॉप पड़ा हुआ है, और उसमें से सिर्फ 2.5 से 3 मिलियन मेट्रिक टन आज तक एक्सपोर्ट हुआ है इस मई महीने तक। एफसीआई के आंकड़े देखूं तो 1 मई को एफसीआई के पास 33 मिलियन मेट्रिक टन स्टॉक था चावल का, जबकि हमारा बफर स्टॉक कहता है कि हमारे पास 13.5 मिलियन मेट्रिक टन होना चाहिए। तो इसमें तो कोई बैन का बात करना ये कोई लॉजिकल बात ही नहीं है। हम इतने सरप्लस पे बैठे हुए हैं, कोई लॉजिक ही नहीं बैठता। शुगर अगर आप देखेंगे तो शुगर के आंकड़े भी बड़े आश्चर्यजनक हैं। शुगर में 34.5 मिलियन मेट्रिक टन का प्रोडक्शन है, 28.5 मिलियन मेट्रिक टन का कंजम्पशन है। इसका मतलब हुआ 6.2 मिलियन मेट्रिक टन का हमारे पास सरप्लस क्रॉप है। लास्ट ईयर का ब्रॉड फॉरवर्ड स्टॉक है 8.5 मिलियन टन, तो मेरे पास एक्सेस स्टॉक हो जाएगा 14.7 मिलियन टन। इसमें से सरकार कह रही है कि मैं 10 मिलियन मेट्रिक टन, 1 करोड़ टन, 10 मिलियन मेट्रिक टन का हम एक्सपोर्ट अलाउ करेंगे। पिछले पूरे डिकेड में अगर आप देख लें तो हमारी इंडस्ट्री, इस्मा का रिपोर्ट देख लीजिए, कोई भी रिपोर्ट देख लीजिए, कि कभी भी हम लोगों ने 10 मिलियन मेट्रिक टन एक्सपोर्ट किया ही नहीं। राइट, ये बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब यह है कि ऑन द ग्राउंड रियलिटी ये है कि सर हम सरप्लस पे बैठे हुए हैं। आप कोई भी नी जर्क रिएक्शन कहें कि एक्सपोर्ट बैन कर दें या ना कर दें, उससे क्या होता है कि जो कृषि की जो सप्लाई चेन अवस्था है वो बिगड़ जाती है। कंजम्पशन एंड डिमांड तो वही रहेगी। कंजम्पशन डिमांड के पीछे जो आपका सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स है, चाहे वो वेयर हाउसिंग हो, चाहे वो फाइनेंसिंग हो, इस सब का विचलित हो जाता है कि ये हो क्या रहा है, और उसमें आपकी फोरकास्टिंग टूल सारे फेल हो जाते हैं। तो मेरा तो यही सुझाव है कि आपके पास एक आंकड़े हैं, और ये आंकड़े जो हैं ये एक्चुअली जितनी ज्यादा डिसेमिनेट करेंगे, जितनी नॉलेज फैलाएंगे, उतना ही इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में उतना ही आपको फायदा मिलेगा। क्योंकि ये रियल प्रोडक्शन फिगर्स हैं, ये कोई हवा में बात नहीं हो रही है। बाकी कोई हवा में आके बोल दे जी कि वीट तो हम डेफिसिट में आ गए या राइस हम डेफिसिट में आ गए, वो बात है ही नहीं। आपके पास ये आंकड़े हैं, ये आंकड़े गवर्नमेंट के आंकड़े। अच्छा, लेकिन ठीक है, ये बात सरोवाल जी आपने आंकड़ों के जरिए बहुत डिटेल में समझाया कि अभी हम मतलब किस सिचुएशन में है। तो आप कह रहे हैं कि ना तो चीनी की, ना तो गेहूं की, और ना ही चावल की सप्लाई की कोई किल्लत है। डिमांड के मुकाबले सप्लाई पर्याप्त है, और ऐसे में उस मोर्चे पर एटलीस्ट कोई चिंता है नहीं। तो एक बात सरोवाल जी आपसे मैं और पूछना चाहता हूं सर कि फिर आपको क्या लगता है, मतलब आपको ऐसा क्या लग रहा है कि सरकार को ये कदम उठाना पड़ा, क्यों उठाना पड़ा? मान लीजिए कुछ फीडबैक गया होगा आपकी इंडस्ट्री की तरफ से ही, ये फैसला आखिर क्यों लेना पड़ा? सर, इन्फ्लेशन के आंकड़े देखें तो वो आश्चर्यजनक होते हैं। अब उसके बेसिस में मैं ये कह रहा हूं कि अपने कोई भी डिसीजन डेटा पे होना चाहिए रादर देन रूमर्स पे, या रादर आज की डेट पे अगर सप्लाई कंडीशन मीट की रशिया से बिगड़ गई है या यूक्रेन से बिगड़ गई है, तो और साथ में आश्चर्यजनक क्या हो रहा है या लोगों की चिंता क्या है कि एक तो हो गया कि सप्लाई कंडीशन आज की बिगड़ी है, सेकेंडली वहां पे सोइंग सीजन चल रहा है और वहां वॉर चल रहा है, तो इसका लोग एंटिसिपेट करेंगे अगले साल प्रोडक्शन ही नहीं होगा। वो प्रोडक्शन देखते हुए आपको एक सेंसिटिव स्टेप उठाना जरूरी है, अग्री। बट आप आज की सप्लाई कंडीशन आप अपनी भी तो देखेंगे। सिर्फ आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में आज की डेट में अगर आपको एक, जैसे सर ने बोला कि आज मेरे पास एक मौका आ रहा है कि मैं फॉरेन अर्निंग अपनी बढ़ा सकता हूं, मैं अपने बफर स्टॉक्स को कंट्रोल में ला सकता हूं, तो एक कॉशियस अप्रोच से वी कैन अप्रोच। इसका ये मतलब नहीं है कि आप ब्लैंकेट या तो बैन कर दें या ब्लैंकेट एक्सपोर्ट भी अलाउ कर दें। इसका मतलब एक बड़ी नपी तुली पॉलिसी आनी चाहिए जो आज का सिनेरियो भी देख रही है और आगे का भी देख रही है। आप वो कह रहे हैं आप दोनों सिनेरियो नहीं देख रहे हैं, आप सिर्फ कई बार आगे का सिनेरियो देखते हैं। अब क्या होता है कि आप कोई भी चीज बैन कर देते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया एक ऐसा देश नहीं दिखता है जिसपे कंटिन्यूटी कोई कर सके, कि अपना फोरकास्टिंग कर सके कि इंडिया से एक्सपोर्ट आना ही आना है या नहीं आना है। ठीक है, चलिए ये तो बात ठीक है, आप लोगों का तर्क है कि एक्सपोर्ट को बैन नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब तो चूंकि हो गया, गेहूं का बैन भी हो गया और चीनी पर सख्ती भी बढ़ गई, तो अब सवाल ये कि ये जो 2 फैसले हुए हैं इसका ग्राउंड पर क्या एक्चुअल इम्पैक्ट होगा और कितना वक्त लगेगा एक्चुअल इम्पैक्ट आने में, इस पर बात ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी हमारी खास चर्चा जारी है और हम आपको बता रहे हैं कि जो फैसले लिए गए हैं गेहूं चीनी को लेकर के, उसका क्या इम्पैक्ट ग्राउंड पर होगा और ये फैसला कितना सही है। तो अब गर्ग साहब आपसे मैं पूछना चाहता हूं सर कि
ये डिसीजन हुआ है व्हीट को लेकर, शुगर को लेकर, कुछ तो इम्पैक्ट हो रहा होगा ग्राउंड पर। आपका एनालिसिस क्या कहता है, कितना इम्पैक्ट होगा? क्योंकि गेहूं के दाम बहुत बढ़ गए थे, गेहूं की महंगाई बहुत बढ़ गई थी, चीनी के दाम तो उतने नहीं बढ़े जितने गेहूं के बढ़े हैं। तो क्या ये मानकर चला जाए कि गेहूं के दाम और चीनी के दाम कुछ कम होंगे डोमेस्टिक मार्केट में? आपका अपना अनुभव, अपना अनुमान क्या कहता है? इसका इम्पैक्ट को आई थिंक दो तरह से देखा जाना चाहिए। एक तो इन्फ्लेशन पे क्या इम्पैक्ट होगा, और लोगों पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, लोगों के बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। इन्फ्लेशन की अगर आप स्टडी करें तो जैसे मैंने पहले कहा, इन्फ्लेशन वेजिटेबल्स में ज्यादा था, एडिबल ऑयल्स में ज्यादा था, और स्पाइसेस में ज्यादा था। इन तीनों पे अभी कोई असर इन एक्शंस का नहीं है। तो गेहूं और शुगर पे लगा देने से बैन इन्फ्लेशन पे कोई फेवरेबल इम्पैक्ट पड़ेगा वो मुझे नजर नहीं आता। इट्स वेरी ऑब्वियस कि इन तीनों चीजों पे कोई कार्रवाई नहीं है। नहीं कार्रवाई है सर। एडिबल ऑयल पे तो 20 लाख टन, 40 लाख टन इनफैक्ट इंपोर्ट, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट अलाउ कर दिया गया है क्रूड सोयाबीन का। केवल टैक्स पे कमी की गई है, लेकिन टैक्स हमारे हाथ, उसकी प्राइस जो मेनली बढ़ी थी वो इंडोनेशिया के एक्शन पे बढ़ी थी, तो उस पे फर्क पड़ेगा इंडोनेशिया के एक्शन लेने से। अगर इंडोनेशिया एक्सपोर्ट अलाउ कर देता है जैसे किया उन्होंने, तो उस पे थोड़ा दाम पे फर्क पड़ सकता है, लेकिन हमारे करने से नहीं। हमारे एक्शन गेहूं पे या शुगर पे हमने जो लिया एक्शन, या थोड़ा टैक्स भी इस पे कम कर दिया, तो उससे बहुत ज्यादा असर उस पे नहीं पड़ेगा। राइट। जहां तक लोगों पे, किसानों पे, कंज्यूमर्स पे और बिजनेस पे असर पड़ता है, गेहूं देखिए बाजार से खरीद के केवल मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास खाती है। बाकी सारे गेहूं, चावल पीडीएस में 10-10 किलो मिलता है, जो एक आदमी के हिसाब से महीने के कंजम्पशन से ज्यादा है, और वो फ्री और 1 रुपए 2 रुपए में मिलता है। तो उस पे इसका अगर मान लीजिए बाजार में दाम कम भी हो जाए मंडियों में गेहूं के, तो उससे उनके ऊपर कोई खास असर पड़ता नजर नहीं आता। जिस पे असर पड़ता है वो दो लोग हैं। एक तो किसान, अगर उनके दाम एमएसपी से ऊपर बढ़ गए थे और उनको एमएसपी से ज्यादा दाम मिल रहे थे, तो जो किसानों को थोड़ी सी आमदनी हो रही थी वो आमदनी अब खत्म हो जाएगी। दूसरा, जो बिजनेसमैन जिन लोगों ने खरीद लिए थे या खरीदने की इच्छा करके एक्सपोर्ट से कुछ कमाना चाहते थे, उसका आपने देखा ही है कि किस तरह का प्रभाव पड़ा है। पोर्ट्स पे बहुत लोग, बहुत गेहूं ट्रक वगैरह पड़े हुए हैं। बड़ी कंपनियां जो खरीद रही थी उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स वापस खत्म कर दिए हैं, उससे ट्रेडर्स में और किसानों में। तो इस तरह का जब हम जर्की एक्शन लेते हैं कि एक दिन ये तय किया कि भाई कल से गेहूं पे एक्सपोर्ट पे बैन लग जाएगा, तो वो उसके कारण से बहुत सारे जो ये प्लेयर्स हैं, किसान और व्यापारी वर्ग, उनको बड़ा नुकसान होता है। मुझे लगता नहीं कंज्यूमर्स पे कोई फर्क पड़ेगा। चीनी का आपने खुद ही कहा कि चीनी के दामों पे कोई, इनफैक्ट चीनी पे तो अगर आप देखें तो 2-3 साल से हम एक मिनिमम सेलिंग प्राइस तय करती है सरकार कि इससे कम पे आप शुगर नहीं बेचेंगे, क्योंकि उतने पे अगर वो मिनिमम नहीं दाम तय करें तो इतना सारा जो गलत, इतनी ज्यादा हमारे पास जो शुगर है, उसके कारण से बाजार में शुगर के दाम बहुत गिर जाते हैं। तो ये शुगर पे भी बाजार में कोई इसका असर कंज्यूमर्स पे पड़ता हो ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि अब हर बार आपको एक्सपोर्ट करने के लिए वहां पे परमिशन लेनी पड़ेगी, रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो इससे जो जितनी ये ब्यूरोक्रेसी बढ़ती है और जितना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस खत्म होता है, वो मुझे लगता है ज्यादा चिंता की बात है। अच्छा, ठीक है। अब आलोक सिन्हा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व चेयरमैन है एफसीआई के, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के। सिन्हा जी, बहुत स्वागत है सर आपका। और बहुत हमने चर्चा की भी है इसके ऊपर, गेहूं एक्सपोर्ट के ऊपर, और अब चूंकि इसका दायरा बढ़ता जा रहा है, चीनी पर भी सख्ती बढ़ी है, चावल की बात अलग से हो रही है। आप जरा बताएं सर कि चावल में हम कितने कंफर्टेबल सिचुएशन में हैं सर, और आपको लगता, चूंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है हम चावल का, या गेहूं का तो हम कम एक्सपोर्ट करते हैं तो उसका वर्ल्ड मार्केट पर उतना इंपैक्ट नहीं, लेकिन हाँ, अगर चावल का एक्सपोर्ट रुकता है तो ग्लोबल मार्केट पर भी बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम सबसे लार्जेस्ट मतलब एक्सपोर्टर हैं राइस का। 40% से ज्यादा अकेले इंडिया एक्सपोर्ट करता है। चावल में हम कहां पर खड़े हैं सर इस वक्त, सिन्हा जी? देखिए, जहां तक डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी का सवाल है,
चावल में हम लोग बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन इंटरनेशनल फूड सिचुएशन को अगर देखें एंड क्योंकि यूक्रेन और रशिया के वजह से इंटरनेशनल फूड अवेलेबिलिटी में 30% गेहूं की कमी हो गई है, प्लस इंटरनेशनल इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, प्लस हमारे नेबर्स में श्रीलंका, पाकिस्तान में एक रनअवे इन्फ्लेशन हो गया है ना। फूड कमोडिटीज के मार्केट में साइकोलॉजी बहुत काम करता है। आई थिंक इसके दृष्टिकोण में गवर्नमेंट ने ये तय किया कि फिलहाल एसेंशियल कमोडिटीज के एक्सपोर्ट को बैन किया जाए, फिलहाल एडिबल ऑयल के कीमतों में कस्टम्स ड्यूटी को एग्जेम्प्ट किया जाए ताकि उसका प्राइसेस भी कंट्रोल किया जाए। ठीक है, एक सेविंग ग्रेस गवर्नमेंट ने रखा है, राइट, जिसको हमें देखना चाहिए इन द लाइट ऑफ आईएमएफ के एमडी ने क्या कहा था। आईएमएफ के एमडी ने डेवोस में कहा था कि हम इंडिया से हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं कि वो गेहूं के एक्सपोर्ट को बैन ना करे। व्हाट इट मींस इज कि इंटरनेशनल मार्केट अब इंडिया की ओर देख रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक्सपोर्ट ट्रेड में कोई बैन नहीं रखा है, neither in case of wheat nor in the case of anything else। तो मुझे लगता है जो फ्रेंडली नेशंस जहां के फूड सिक्योरिटी नीड्स बड़े ही अर्जेंटली रिक्वायर करता है, वहां गवर्नमेंट ऑब्वियसली फूड डिप्लोमेसी के रूप में दुनिया को हेल्प करेगी। अच्छा, सेकेंडली जो हमारे डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी की बात है, हाँ, क्योंकि व्हीट का एक्सपोर्ट बैन हो गया है, क्योंकि चीनी के एक्सपोर्ट में रिस्ट्रिक्शन लग गया है, क्योंकि खाने के तेल के इंपोर्ट में कस्टम्स ड्यूटी को हटा दिया गया है, ठीक है, और अब ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद चावल के एक्सपोर्ट में कम से कम कॉमन राइस के एक्सपोर्ट में रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा। आई थिंक इंडिया में प्राइस कंट्रोल सिचुएशन की एक स्थिति आ जाएगी। ठीक है, हम लोग उस खराब स्थिति में नहीं होंगे जिसमें श्रीलंका 6 महीने से है, जिसमें पाकिस्तान एक हफ्ते से जा रहा है। ठीक है, आई थिंक ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात सर आपने कही है, ये बहुत बहुत जरूरी बात आपने कही है। लेकिन संदीप जी, आप जरा बताएं सर कि मतलब ठीक है, अनाज की सप्लाई, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हम अनाज के मोर्चे पर कम से कम कंफर्टेबल हैं। गेहूं चावल की किल्लत हमारे देश में नहीं है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान भी है, और ये बहुत बड़ी बात भी है कि हम उस मोर्चे पर एटलीस्ट बहुत ज़्यादा चिंता की बात हमारे लिए नहीं है। लेकिन अब जरा आप बताएं कि क्या सॉल्यूशन था फिर? महंगाई, मान लीजिए आप लोग कह रहे हैं कि ये ठीक कदम नहीं है, पहले भी एक्सपोर्ट को रोका गया है, अब पॉलिसी बदली गई है इंपोर्ट की भी एक्सपोर्ट की भी। आपके हिसाब से सप्लाई को बेहतर तरीके से मेंटेन रखने के लिए, चाहे गेहूं हो, चाहे चावल हो, चाहे दाल हो, क्या करना चाहिए सरकार को अगर ये नहीं करे? देखिए, अगर आप फूड इकोनॉमिक्स को देखें तो सरकार हर साल जूझती है एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस को मेंटेन करने के लिए और एक फार्मर को रियलाइजेशन देने के लिए, और साथ में एक रनअवे इन्फ्लेशन के लिए। अब इसी पे अगर आए हैं तो जो सर ने अभी बोला कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, कि आपने एक चीज को बैन किया तो उसका साइकोलॉजिकल वॉरफेयर क्या हुआ कि गेहूं के प्राइसेस या शुगर के प्राइसेस फॉर अ शॉर्ट टर्म एकदम घटे, परंतु जो आपका कंजम्पशन पैटर्न है वो तो बदल नहीं रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो प्राइसेस वापसी स्टेबलाइज भी हो गए। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इन्फ्लेशन का टारगेट में अगर आप देखेंगे तो जो इन्फ्लेशन हो रही है उसका मेन इंडिकेटर है वेजिटेबल्स या आपका एडिबल ऑयल। ना, एडिबल ऑयल के एक्शन से बहुत फर्क पड़ेगा डेफिनेटली। वेजिटेबल्स के कंट्रोल का अगर बात करें तो वो एक अलग ही मुद्दा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक्स भी देखना है, ये भी देखना है कि हम ऑलरेडी मई में बैठे हुए हैं या जून में बैठे हुए हैं, हमारा नेक्स्ट फसल अप्रैल में आएगी। अगर हमारा मॉनसून सही रहता है, कमिंग ईयर का मॉनसून जो आ रहा है, तो इंडिया का जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ये है कि हम बिल्कुल राइटली पोजीशन है कि हमारे पास बफर स्टॉक भी है, हमारे पास एक्सपोर्टेबल सरप्लस भी है। तो ये देखते हुए एक मॉडरेटेड व्यू लेना चाहिए कि क्या हम किसान की आय बढ़ाने के लिए इसको टेम्परेरीली एक मेट्रिक टन के बेसिस पे एक्सपोर्ट अलाउ करें। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया सबरवाल जी आपका, गर्ग साहब आपका, और सिन्हा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कि आखिर क्या सॉल्यूशन हो सकता है। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।